हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर से एमसीक्यू का जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिसमें एक चैप्टर पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं, वो था हमारा पर्यावरण। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। और यहाँ से 100% प्रश्न आपके बन रहे हैं, हर शिफ्ट में बन रहे हैं, तो इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा। और सभी जितना भी चैप्टर है, 16 चैप्टर को अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो पक्का है कि 10 नंबर यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे जितने भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ रहे हैं वो क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कि नीचे दी गई सूची में उस वस्तु को चुनिए जो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो हम लोग को सभी को पता है कि मृदा, जल और वायु ये जो है प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन विद्युत जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। तो मानव द्वारा जो चीज़ को निर्मित किया जाता है उसको बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन, और जो संसाधन प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल, वन, पवन या फिर सूर्य का प्रकाश? तो वन इसका सही आंसर हो जाएगा। डिफोरेस्टेशन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है और तेजी से सबसे ज़्यादा जो है घटता जा रहा है कौन, क्या? वन। जल, पवन और सौर ऊर्जा नहीं होगा। ठीक है, तो वन जो है तेजी से घट रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि प्राकृतिक संसाधन की सबसे उपयुक्त परिभाषा यह है कि यह ऐसा उपयोगी वस्तु या पदार्थ है जो केवल पृथ्वी पर विद्यमान है, प्रकृति की एक ऐसी देन जो मानव जाति के लिए बहुत लाभप्रद है, मानव द्वारा निर्मित एक पदार्थ जिसे प्रकृति को सौंप दिया गया है, केवल वनों में पाया जाता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और केवल पृथ्वी में विद्यमान है, ये भी गलत है। यहाँ पर जो है ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो होगा आपके, यह जो है आपका प्रकृति की एक ऐसी देन है जो मानव जाति के लिए लाभप्रद है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणुओं के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, आपका गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणु के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? जल में अधजली लाशों की प्रवाहित करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों से निकलने वाली बाह्य स्रावों का प्रवाहित किया जाना, कपड़े धोना, भस्म को जल में प्रवाहित करना। तो इसका सही आंसर जाएगा जो अधजला लाश होता है ना, वो आधा जला हुआ लाश को जल में प्रवाहित कर देने से आपका जो होता है कॉलीफॉर्म बन जाता है। वहाँ पर क्या? कॉलीफॉर्म बन जाता है। नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणु के प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण क्या है? आपका अधजली लाश। अधजली लाश से ही वहाँ पर क्या होता है? कॉलीफॉर्म बन जाता है, कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु बनने लगता है, जिससे यहाँ पर इसी के कारण जो होता है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि किसी नदी के तट पर से यहाँ अनेक फैक्ट्रियों के बहिस्राव आकर जल में प्रवाहित हो रहे हैं। मतलब कि कई फैक्ट्रियों से अलग अलग स्राव जो है आकर के नदी में मिल रहा है। ठीक है, एकत्रित किए जल, अब जल को जब एकत्रित किया जाता है तो नमूने में पाया जाता है कि पीएच मान जो है 3.5 से 4.5 है, जो कि एक अम्लीय पाया गया। निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी फैक्ट्री के बाह्य स्राव के कारण नदी के जल का पीएच कम हो गया? यानी कि पीएच जो है कम जो हो गया, वह किसका स्राव से हुआ? साबुन और अपमार्जक फैक्ट्री के स्राव से, शीशे और बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री, प्लास्टिक के प्यालों का निर्माण करने वाली फैक्ट्री से निकलने वाले स्राव के कारण, या अल्कोहल फैक्ट्री के कारण निकलने वाले स्राव के कारण? तो सीधी सी बात है कि आपका शीशा की बनी जो बैटरी होता है उसमें H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, यहीं से जो स्राव निकलता है वह जो होता है एसिटिक बना देता है। तो यहाँ पर जो होता है सही आंसर ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि अलवण जलीय पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच प्रास कौन सा होगा? तो सबसे सिंपल बात है, सहायक प्रास जो होगा वह 7 होगा। 7 उदासीन होता है, नहीं अम्लीय होता है, नहीं क्षारीय होता है, जिस वजह से जो है जलीय पौधों और जंतुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होता है। तो यहाँ पर दिया गया 6.5 से 7.5, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका रेंज में दिया हुआ है ना। आगे है, वे 3 आर कौन से हैं जो हमें प्राकृतिक संसाधनों को लंबी अवधि तक
संरक्षित बनाए रखता है। तो हम लोग जानते हैं 3 R क्या है रिड्यूस। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका कचरा है उसको सबसे पहले कम करना है, रिड्यूस करना है। उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, रीसाइकिल, उसका पुनः चक्रण करेंगे, और रीसाइकिल करके फिर क्या करेंगे हम लोग, पुनः यूज कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे। तो देखिए रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है आपका। ठीक है, कम उपयोग यानी कि रिड्यूस कर दो सबसे पहले इसको, तभी हम लोग जो है आपका प्राकृतिक संसाधनों को लंबी अवधि तक संरक्षित बना के रख पाएंगे। उसके बाद इसको पुनः चक्रण करो और फिर पुनः उपयोग कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है, यहाँ जैव विविधता से संबंधित कुछ कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो जैव विविधता की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं। तो जैव विविधता का अर्थ क्या है, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीसीज। जैव विविधता का अर्थ किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप जात। जैव विविधता वन में अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। जैव विविधता वन में अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। जैव विविधता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशेष स्पीसीज की व्यष्टियों की कुल संख्या। ये बात तो आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप जात, ये भी गलत है। ये 1 और 3 सही है कि जैव विविधता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में पाए जाने पादप और प्राणी दोनों, ठीक है, दोनों स्पीसीज पाए जाते हैं जैव विविधता में। तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो जाएगा। और जैव विविधता वन में अधिक पाया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिए गए कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो दीर्घोपयोगी विकास की संकल्पना का सही वर्णन करता है। तो उस कथन को चुनिए जो दीर्घोपयोगी विकास जो है लंबे समय के लिए विकास की संकल्पना का सही वर्णन करता है। तो पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए बिना योजनाबद्ध, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। पर्यावरण को होने वाली क्षति की सीमा को चिंता किए बिना वृद्धि, ये भी गलत हो जाएगा। ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए बिना योजनाबद्ध वृद्धि, ये सही है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्षति को तो उसको देखना ही पड़ेगा, क्षति की सीमा को चिंता किए बिना अगर हम लोग वृद्धि करते हैं तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। और 3 नंबर में पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सभी विकास कार्यों को रोक देना चाहिए, तो बवंडर गलत है। ऐसी वृद्धि जो सभी पंधारियों को मान्य हो, ये बात भी आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो ये बात भी आपका सही है, सभी पंधारियों को मान्य हो, तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है 1 और 4, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे देश में बड़े बड़े वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है और पौधों की केवल एक ही स्पीसीज की खेती की जाती है। यह पद्धति प्रोत्साहित करती है क्या, क्षेत्र की जैव विविधता को, क्षेत्र के एकल कृषि को, एक कृषि को जब किया जा रहा है तो एकल कृषि को, बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो यहाँ देख के भी एग्जाम में नहीं कर पाइए कि क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए लॉन्ग वाला है। ठीक है, और थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो और ये कथन निष्कर्ष के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं स्टेटमेंट टाइप का 3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपके जितने भी शिफ्ट आए हैं प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए और अच्छे से वहाँ पर आंसर करके आइएगा। क्योंकि जो चीज़ एक बार देख लेते हैं उसको अगर वहाँ पर आंसर नहीं लगा के आ पाते हैं तो बहुत पछतावा होता है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से यहाँ पर ध्यान से देखिए, हो सके इसका एक बार रिविजन कीजिए। PDF आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सफल वन संरक्षक क्रिया नीति में क्या शामिल होना चाहिए। उच्च पोषी स्तर के जंतुओं का संरक्षण, केवल उपभोक्ता का संरक्षण, केवल शाकाहारियों का संरक्षण, सभी भौतिक और जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। तो सही बात है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सभी भौतिक और जैविक संगठन जो है उसका संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम जो है एक सफल वन रक्षक क्रियानीति में शामिल है। चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ था, उत्तराखंड के चमोली गांव से हुआ था। किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने। ऐसा कब हुआ था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर कि चिपको आंदोलन कब हुआ था। मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की उपेक्षा करना, विकास कार्यक्रमों के लिए वन के वृक्षों को काट डालना, ये तो गलत बात है एकदम। और सरकारी एजेंसियों को निर्बाधित रूप से यह अधिकार होता है कि वे वनों के वृक्षों को काटने के लिए आदेश दे सकें, तो ये बात भी आपका गलत है, निर्बाध रूप से नहीं हो सकता है। ठीक है ना, और वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की उपेक्षा करना ये भी गलत है। सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, यानी कि वन संरक्षण के प्रयास के लिए अन्य समुदाय को
शामिल करना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। हमारे देश में, देखिए अच्छा से पढ़िएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। हमारे देश में, और यही सब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चे वहाँ कन्फ्यूज कर जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर करके जाइए, आराम से वहाँ आंसर लगा के आइएगा। हमारे देश में नर्मदा नदी के आर पार बने बांधों जैसे टिहरी बांध, अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए जिसमें इस बात का संकेत मिलता हो कि बांधों की ऊंचाई बढ़ाने से क्या परिणाम होंगे। क्षेत्र के स्थलीय पादप जात को और पुरानी जात की पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। बात सही है आपका ये बात एकदम सही है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं तो क्षेत्र में रह रहे लोग और पालतू जानवर अव्यवस्थित हो जाएंगे, ये बात भी सही है आपका, ठीक है। उसके बाद है खेती के लिए उपयोगी जमीन अस्थायी रूप से नष्ट हो जाएगी, ये बात भी सही है। उसके बाद लास्ट है इसमें लोगों की अस्थायी नौकरी मिल जाएगी, ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा गैप। GAP का संक्षिप्त रूप क्या होता है? यह एक जो है ना प्लान है, गंगा एक्शन प्लान जिसको बोलते हैं। GAP का फुल फॉर्म होता है गंगा एक्शन प्लान। यह प्लान जो है आपका लगभग शायद 1953 में आया था, ठीक है। और इस प्लान के तहत क्या उद्देश्य था कि गंगा नदी में जो जम गया गंदगी है, नीचे में जो बैठ गया है, जिसको हम लोग गाद बोलते हैं, उसको हटाने का प्रयास जो है किया गया था इस प्लान के तहत, ठीक है। तो गंगा एक्शन प्लान इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। गलत कथन चुनिए। आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है, एकदम है। आर्थिक विकास का विकास करना है तो पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। और गलत कथन चुनिए, ये तो सही हो गया। अच्छा, दीर्घापयोगी विकास में वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन के संरक्षण को प्रोत्साहन देना, अच्छा सही बात है एकदम। भावी पीढ़ियों के लिए जो है अगर संसाधन को अभी संरक्षण देंगे तभी बाद में जो भावी पीढ़ियों का विकास हो पाएगा, ये बात भी सही है। दीर्घापयोगी यानी कि संपोषित विकास पंधारियों की दृष्टिकोण का कोई ध्यान नहीं रखता, तो ये बात गलत है। पंधारियों के दृष्टिकोण से कोई ध्यान नहीं रखता, ये बात गलत है। दीर्घापयोगी विकास जो होता है दीर्घकालीन आयोजित और अस्थायी विकास होता है, ये बात सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गलत कथन चुनने बोला था तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि दीर्घापयोगी जो होता है यानी कि संपोषित विकास जो होता है वह पंधारियों के दृष्टिकोण का कोई ध्यान नहीं रखता है, ये बात गलत बोल रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आम और वृक्ष, ये तो प्राकृतिक संसाधन है। सांप, पवन और या फिर काष्ठ गृह, तो काष्ठ गृह यानी कि लकड़ी का बना हुआ घर, ये क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गलत कथन चुनिए, इनमें से कौन सा गलत है? वनों के विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, बात सही है। वनों की अपेक्षाकृत अधिक पादप जैव विविधता पाई जाती है, ये बात भी सही है। जैव विविधता अधिक पाई जाती है, बात सही है। वनों में मृदा संरक्षण नहीं होता है, वनों से जल संरक्षण होता है। तो देखिए वनों से आपका मृदा संरक्षण भी होता है और जल संरक्षण भी होता है, ठीक है। तो जल संरक्षण तो होता है लेकिन यहाँ बोल रहा है मृदा संरक्षण नहीं होता है, तो ये बात गलत बोल रहा है। डिफोरेस्टेशन से मृदा संरक्षण नहीं होता है, ठीक है। वनों से मृदा संरक्षण होता है, तो यहाँ पर बोल दिया नहीं होता है, तो ये बात गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। बंगाल के आराबाड़ी वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? बंगाल के जो आराबाड़ी वन है ना, वहाँ पर आपका किसकी बहुलता पाई जाती है? ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान में रखिएगा। और इसी प्रकार यहीं से आपके प्रश्न आगे शिफ्ट में भी बनेंगे, डेली प्रश्न बन रहे हैं। तो साल का जो वृक्ष होता है ना, साल का वृक्ष, वह बंगाल के आराबाड़ी वनों में पाई जाती है। कौन सा वृक्ष? साल का वृक्ष, याद रखिएगा। भूजल की कमी किसके कारण नहीं होती है? तो भूजल की कमी किसके कारण नहीं होती है? भूजल की कमी वनोन्मूलन के कारण नहीं होती है, ये बात गलत है। वनोन्मूलन के कारण भूजल की कमी होती है। ताप बिजली घर, ये बात भी गलत है। वनों का ह्रास और कमी के कारण भूजल की कमी किसके कारण नहीं होती है? इसके कारण होती है, इसके कारण भी होती है। वनों का ह्रास और वर्षा की कमी के कारण भी होती है। ऐसी फसलों की खेती करना जिनके लिए अधिक पानी आवश्यक होता है, तो आपका इसके कारण भी होता है, तो ये तो नहीं होगा। भूजल की कमी किसके कारण नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन के कारण नहीं होती है, ठीक है। किसके कारण? वनोन्मूलन के कारण। वनोन्मूलन के कारण जो होता है भूजल की कमी नहीं होती है। ताप बिजली घर में भूजल की कमी होता है के कारण। वनों का ह्रास और वर्षा में कमी के कारण भी होता है। ऐसी फसलों की खेती करना जिनके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी भूजल की कमी होगी, लेकिन वनोन्मूलन के कारण भूजल की कमी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, वनोन्मूलन के कारण क्या होता है? मिट्टी का संरक्षण नहीं हो पाता है, लेकिन भूजल की कमी नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
बड़े बड़े बांधों के निर्माण किए जाने का विरोध किसके कारण होता है? सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, पर्यावरणिक कारणों से, या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण तीनों कारण से जो होता है बड़े बड़े बांधों के निर्माण से विरोध किया जाता है, क्योंकि इसके जो है सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, पर्यावरणिक कारण भी है। तीनों का विनाश हो सकता है। ठीक है, तीनों में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से उपरोक्त सही हो जाएगा आंसर। अच्छा, खादीन संबंधी आहार और खादीन बंदिश आहार और कट्टा वे प्राचीन संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? अनाज भंडारण, काष्ठ भंडारण, जल संभरण या मृदा संरक्षण? तो देखिए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जल संभरण। हम लोग जानते हैं जब हम लोग खेती करते हैं तो आर बनाते हैं, आर आर ठीक है, बंदिश जो बिहार में उसको आर बोला जाता है, तो वही ये आर बोला जा रहा है। पानी को रोकने के लिए खेत में जो हम लोग बनाते हैं ना, ऊंचाई थोड़ा थोड़ा करके पतला पतला, उसी को बोलते हैं हम लोग। तो ये जल संभरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शब्दों के उस सही संयोजन को चुनिए जिनमें जीवाश्मी ईंधन नहीं होता है। पवन, महासागर, कोयला, इसमें तो होता है। केरोसिन, पवन और ज्वार, इसमें भी होता है। सॉरी, केरोसिन, पवन और ज्वार, हाँ इसमें भी होता है। पवन में सौर आपका जीवाश्म ईंधन नहीं होता है, सूर्य में भी नहीं होता है, काष्ठ में भी नहीं होता है, तो जीवाश्म ईंधन इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, यहाँ पर केरोसिन भी एक जीवाश्म ईंधन है, यहाँ पर कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है, लेकिन पवन, सूर्य और काष्ठ जो होता है यह जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, और निम्नलिखित में से पारिहितैषी क्रियाकलाप चुनिए। तो पारिहितैषी क्रियाकलाप क्या होता है? तो पारिहितैषी क्रियाकलाप जो होता है वह होता है सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना। तो उसको बोलते हैं हम लोग पारिहिती। पारिहिती मतलब होता है, पारिहिती क्रियाकलाप का मतलब ये हो गया कि कोई एक चीज के लिए, ठीक है, कोई एक चीज के उत्पादन के लिए दूसरे चीजों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पारिहिती क्रियाकलाप कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन, अब सिंचाई के लिए करना है बिजली का उत्पादन, लेकिन हम लोग पवन मिलों का उपयोग करके बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, तो दूसरे चीजों का उपयोग करके इसका हम लोग निर्माण कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पारिहिती प्रक्रिया हो रहा है, क्रियाकलाप हो रहा है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। तो सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, और देखिए यह प्रश्न अब लास्ट प्रश्न है, और यहाँ पर क्वेश्चन 24 ही थे बचे, और इसी में से आपका एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे प्रश्न। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में अच्छे से देखिए, बाढ़ के पानी से जलमग्न नदियों के आर पार छोटे छोटे रोक बांध बनाना महत्वपूर्ण होता है। क्यों बनाते हैं हम लोग रोक बांध छोटे छोटे? सिंचाई के लिए पानी रोके रखते हैं, सिंचाई के लिए पानी रोके रखते हैं, ये बात गलत है। देखिए सिंचाई के लिए पानी हम लोग ज़्यादा दिन तक रोक के नहीं रख सकते हैं, पानी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग ये गलत आंसर हो जाएगा। पानी रोके रखते हैं और मृदा कटाव को नहीं होने देते हैं। अच्छा, मृदा कटाव को रोकने के लिए हम लोग, बचाने के लिए, मृदा कहीं बह ना जाए, जिसकी वजह से हम लोग पानी रोकते हैं, ये बात सही है। ठीक है, भूजल का पुनर्भरण हो जाना, सही बात है, भूमि में जल का पुनर्भरण हो जाने की, भूमि के अंदर जल चल जाना, ये बात भी सही है। पानी को अस्थायी तौर पर रोके रखते हैं, अस्थायी तौर पर हम लोग पानी को नहीं रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर खत्म हो चुका है आपका ये चैप्टर प्रकृति संसाधनों का प्रबंधन। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कॉन्सेप्ट कैसा था सही बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक में लूँगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।